नमस्कार दर्शकों, आज की बात विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिला शर्मा। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रोहड़ू क्षेत्र के अंतर्गत शिव्या, जी हाँ, महज 1 साल 11 महीने की ये बच्ची, जिसने लगभग 40 देशों के झंडों की पहचान की और 1 मिनट 45 सेकंड में इन्हीं 40 देशों की राजधानियों को भी बता दिया और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया। चूंकि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती है, सुर्खियों में ये बच्ची बनी रही। कुछ दिनों पहले हमने और आपने ज़रूर देखा होगा कि इस बच्ची ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी और इसी संदर्भ में आज हमने कोशिश की है कि बाल विकास में मनोविज्ञान की क्या भूमिका रह सकती है, मनोविज्ञान के संदर्भ में रहते हुए कैसे हम बच्चों के विकास को समझ सकते हैं, कैसे हम अभिभावक के तौर पर उनकी क्षमताओं को निखारने में कारगर साबित हो सकते हैं। शिक्षकों की भूमिका भी इसमें रह सकती है और बच्चों के संपर्क में जो भी आते हैं उनकी क्या भूमिका रह सकती है और मनोविज्ञान इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। इसी संदर्भ में आज हमने कोशिश की है और विशेषज्ञ की मौजूदगी में इस कोशिश को कामयाब करना चाहते हैं और विशेषज्ञ की मौजूदगी को दोहराना चाहेंगे। विशेषज्ञ के तौर पर IGMC विभागाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश दत्त शर्मा जी का तारुफ आपसे करवाते हैं और इसी संदर्भ में कि सर, जो बाल विकास है, बच्चों का बाल विकास की क्या भूमिका रहती है, उसे समझना चाहेंगे। शिमला ज़िला की ये बच्ची थी और बेहद चर्चित रही और सुर्खियां इसने बटोरी, तो क्या भूमिका रह सकती है बाल विकास में। दर्शकों, हम ये भी कहना चाहेंगे कि इसमें ना सिर्फ हम बच्चों का बाल विकास को समझ रहे हैं, 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की आयु के वर्ग में बच्चे आते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सर, अब आपसे समझना चाहेंगे बाल विकास की भूमिकाएं क्या रहती है। जी, बाल विकास में मनोविज्ञान की अहम भूमिका है। जैसे कि अगर हम बच्चों के विकास को समझें तो ये, जैसे आपने बताया, 1 वर्ष तक इन्फेंसी जिसको बोलते हैं, उसके बाद टॉडलर है, प्री स्कूल है, फिर स्कूल और एडोलिसेंट्स जिनको हम कहते हैं 10 से 19 वर्ष के बच्चे। तो ये सभी स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस से विकास होता है। तो ये जो बच्चों का जो विकास है ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। यूजुअली जो हमारा जो मॉडल है, बायोसाइको सोशल मॉडल इसको हम कहते हैं, इसमें हमारा जो बायोलॉजिकल है एक, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे का जो जेनेटिक्स है और उसका टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम बायोलॉजिकल मेकअप कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचर, कि उसका किस तरह का बच्चा जो है, किस तरह की उसकी जो पैदा होने से उसके पास क्या है, एक उसका अपना एक टेम्परामेंट कैसा है, उसका जेनेटिक्स मेकअप कैसा है। और जब ये जेनेटिक जो मेकअप है ये एनवायरनमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, तो उन दोनों के इंटरेक्शन से विकास होता है। तो इसमें एनवायरनमेंट की भी बहुत भूमिका रहती है और जेनेटिक्स की यूजुअली देखा गया है कि क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, जैसे ट्विन स्टडीज़ हैं, एडॉप्शन स्टडीज़ हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस में देखा गया, उनको अलग अलग जगह उनकी परवरिश हुई तो उसमें देखा गया। तो उसमें यूजुअली देखा गया है कि जेनेटिक कंपोनेंट 40% से ज़्यादा जेनेटिक कंपोनेंट रहता है और कुछ साइकोलॉजिकल जो मेकअप, जो टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का रोल रहता है और 50% के अराउंड एनवायरमेंटल रोल। तो नेचर और नर्चर, हालांकि इतना क्लियर कट नहीं है कि कितना परसेंट इसका, पर जो मोटे तौर पर हम समझते हैं कि 50% के अराउंड एनवायरमेंटल का रोल भी रहता है। जी डॉक्टर साहब, चूँकि कुछ रोज़ पहले ही इस बच्ची ने ये सुर्खियाँ बटोरी है, ज़्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड है। पूर्व, अगर आध्यात्मिक तौर पर समझे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों के अच्छे अपने साथ कुछ लेकर आई है। सर, इस तरीके से समझे तो गिफ्टेड चाइल्ड, सामान्य बच्चा में क्या भिन्नता है, कैसे हम उसकी भिन्नता को आंक सकते हैं? जी, तो इसमें अगर हम इस तरह की बात करें तो जो इंटेलिजेंस है, क्योंकि कुछ जैसे बच्चों की क्षमताएं हैं तो ये अलग अलग बच्चों की थोड़ी वेरी कर सकती हैं। तो जो भी, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, हर बच्चा जो अचीव करता है, जैसे कुछ मोटर माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे बच्चा जो एक स्पेसिफिक एज तक गर्दन संभालना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा अपना, क्या बोलते हैं, अपना वेट, जैसे बैठने का है, फिर क्रॉलिंग है, क्रीपिंग है, इस तरह की चीज़ें जो है समय अनुसार होती रहती हैं। तो ये इसी तरह से लिंग्विस्टिक माइलस्टोन्स है, लैंग्वेज के जो बोलने का है, कि यूजुअली एक पैमाना है कि इतने टाइम तक इतना हो जाना चाहिए। तो ये एक्चुअली इसी तरह से आपके सेंसरी मोटर माइलस्टोन्स, अलग अलग माइलस्टोन्स हैं।
तो ये वेरी कर सकते हैं। तो अलग अलग बच्चे की एक पेस होती है। ठीक है। तो इससे भी हमें आइडिया लगता है, जैसे बच्चों का थोड़ा शुरू से ही अगर उसकी एक्टिविटी देखकर, उसके चीज़ों को देखकर कि वो बच्चा का IQ लेवल, कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी जैसे 1 ईयर से पहले ही चलना भी शुरू कर देते हैं, बातचीत भी शुरू कर देते हैं, या चीज़ों को समझना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से हमें एक अंदाज़ा लगता है कि ये बच्चा ज़्यादा, उसकी क्यूरियोसिटी और उनसे ज़्यादा दिखती है, तो हम कह सकते हैं कि उसका हाई IQ हो सकता है। हालांकि IQ को मापने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव अलग एविडेंस भी होते हैं, लेकिन ये क्लिनिकली एक अंदाज़ा लगता है। तो अगर हम कुछ बच्चे में एबिलिटीज़ देखते हैं तो डेफिनेटली उसको हम स्टिमुलेशन के ज़रिए, वैसे तो सभी बच्चों की डेवलपमेंट स्टिमुलेशन से ही होती है, क्योंकि सेंसरी स्टिमुलेशन हर बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कुछ एबिलिटीज़ देखते हैं तो उसको स्टिमुलेशन के ज़रिए और ज़्यादा हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो उसमें अभिभावक डेफिनेटली कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। जी। डॉक्टर दिनेश, प्रोत्साहन की आपने बात की कि प्रोत्साहन के ज़रिए बच्चे अधिक सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, और जो अभिभावक या अध्यापक सिखाना चाहे वो सीख सकते हैं। अब क्योंकि प्रेरणा इस कार्यक्रम की उस बच्ची से ही हमें मिली है, इसीलिए बच्ची के संदर्भ में ही जिक्र करना चाहेंगे। अब चूंकि आधुनिकता के इस दौर में सभी के पास अभिभावक भी इतने सशक्त हैं, संबल है, जब वो इस तरीके से देखते हैं तो उनमें एक ख्याल जरूर आता होगा कि यदि ये बच्ची कर सकती है तो हमारा बच्चा भी कर सकता है। अभिभावकों ने मेहनत की, हम भी अपने बच्चे पे मेहनत कर सकते हैं। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, है ना सर? तो अगर हर चीज़ के 2 पहलू है तो अब हमने ये भी देखा कि बच्चों पर ज़्यादा अभिभावकों की, चाहे ये इच्छा कहें या ये भावना कहें, जिस तरीके से ये आ गया, विचार आ गया, तो ये कितना प्रभावी है? क्या अभिभावकों को ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए या इस पर कार्य करना चाहिए? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं का आपने जिक्र कर दिया है। जी, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि उनकी कुछ एबिलिटीज़ जो हैं उनको पहचानना ज़रूरी है, और हर एक बच्चे की अपनी अपनी पेस है। आप ये सोचते हुए कि हर बच्चे को उसी तरह का बनाना है तो उसको ओवर स्टिमुलेट नहीं कर सकते। उसमें हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं तो उसमें बच्चे में फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो सकता है। तो वो बच्चे की पेस को देखना बहुत ज़रूरी है। हर एक बच्चे के साथ आप एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। तो लेकिन जहाँ तक स्टिमुलेशन की बात है, जो जनरल स्टिमुलेशन है वो सभी के लिए रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि स्टिमुलेशन से ही लर्निंग होती है। जब बच्चा छोटा होता है, अगर उसके साथ खेलना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसके साथ बैठना शुरू करते हैं, उसको इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उससे उसकी लर्निंग बढ़ती रहती है। तो ये सामने स्टिमुलेशन की ज़रूरत सभी बच्चों के लिए है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको हर एक बच्चे को आप सिर्फ ओवर स्टिमुलेट करके जीनियस बनाने की कोशिश कर सकते हो, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो इसलिए बच्चे की एबिलिटी को समझना और उसके हिसाब से उसको एडिशनल जो आप कह रहे हैं, जिस तरह से कि अभिभावकों ने और ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें देखी होंगी जिसकी वजह से उन्हें पता चला होगा, क्योंकि अगर जहाँ तक आप बता रहे हैं उस बच्ची का, उससे पहले भी शायद एक और उनको उससे पहले ही उसकी प्रतिभा का कुछ पता चल गया था, और उससे पहले भी शायद एक और अवार्ड उसको शायद मिला है, जो कि शायद उससे भी कम उम्र में, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसको बिना देखे अगर आप ओवर स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जो बात समझ आ रही है वो यही है कि अभिभावकों की मेहनत बच्चे को पहचानने में, और पहचानने के साथ साथ जो मेहनत अभिभावकों ने की है अपने बच्चे को निखारने में, वो प्रयास रंग लाए हैं। बौद्धिक क्षमता को समझना चाहेंगे, इमोशनल जो बाउंड्रीज रहती है, बच्चे की निर्भरता तो माता पिता पर ही रहेगी, अभिभावकों पर ही रहेगी, उसे भी समझना चाहेंगे। बौद्धिक क्षमता किस तरीके से डेवलप होती है बच्चे की, और किस तरीके से वो डेवलप हो सकती है, और अगर डेवलप नहीं हो रही है तो उस पर हम क्या काम कर सकते हैं, इस पक्ष को भी समझना चाहेंगे। जी, बौद्धिक क्षमता में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बच्चे की, आपका जो बच्चा है उसकी वर्बल कितना वो वर्बल है, लैंग्वेज में कितना है, और दूसरा वो कॉम्प्रिहेंशन कैसी है उसकी समझना, और दूसरा वो इंफॉर्मेशन को कितना स्टोर कर सकता है, यानी कि मेमोरी, और उसके अलावा जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो कैसे करता है, और चीज़ों को एनालाइज और सिंथेसिस कैसे करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटेलिजेंस का पार्ट हैं, तो इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। तो ग्रेजुअली ये चीज़ें जैसे समय के साथ जैसे विकास होता रहता है तो ये चीज़ें उसमें इनकलकेट होती रहती हैं, तो एज अप्रोप्रिएट होती रहती हैं। तो अपनी उम्र के साथ अगर चल रहा है तो वो उसकी नॉर्मल सामान्य माना जाएगा, और कभी कभी जैसे उम्र से ज़्यादा कईयों का होता है तो उसको हम कह सकते हैं हाई IQ है, या जैसे यूजुअली हम IQ को
डिवाइड करते हैं जैसे स्टेजेस में, तो जो सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि अगर 90 से 110 के बीच में हम एवरेज IQ कहते हैं, तो अगर 120 से ज़्यादा है तो हाई है, और अगर 130 से ज़्यादा है तो और भी हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है ज़्यादा हाई IQ है। और 150 से ज़्यादा यूजुअली हम जीनियस वर्ड यूज़ करते हैं या गिफ्टेड चाइल्ड यूज़ करते हैं। तो उसमें डिपेंड करता है कि उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, कुछ बच्चे कुछ चीज़ों में ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ कई बार मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं, किसी की वर्बल इन्फ्लुएंसी में होती है, किसी की लैंग्वेज में, किसी की ज़्यादा रिट्रीवियल में है जैसे मेमोरी में है, और किसी का म्यूज़िक से रिलेटेड इंटेलिजेंस हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओवरऑल जो इंटेलिजेंस है ओवरऑल इतना ना हो और कुछ चीज़ें उसकी एक्सेप्शनली ज़्यादा हों, उनको हम स्प्लिंटर एबिलिटीज़ बोलते हैं। तो वो कभी कभी वो कुछ बीमारियों में भी हो सकती हैं, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनमें ओवरऑल वो कम है, वैसे वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते, सोशल उनको प्रॉब्लम है, सोशल रेसिप्रोकेशन नहीं है, लेकिन कुछ एबिलिटीज़ उनकी औरों से बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत हाई हो सकते हैं, कुछ म्यूज़िक की पकड़ उनकी ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह का भी हो सकता है, जो बच्चे कभी कभी स्प्लिंटर एबिलिटीज़ भी दिखाते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ में, और ओवरऑल उनकी हो सकता है इतनी ना हो। तो इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि सामान्य से जिनमें कम विकास हो रहा है, तो उनमें हम यूजुअली करते हैं माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मॉडरेट है, सीवियर है या प्रोफाउंड है। तो उसमें IQ के हिसाब से हम करते हैं। तो IQ दोनों तरह से हम देखते हैं, एक तो क्लिनिकल देखते हैं और दूसरा टेस्ट्स भी होते हैं इसके जो मेजर करते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके ज़रिए हम देखते हैं कि IQ कितने पॉइंट्स हैं। तो उसके हिसाब से हम IQ में हम एक वर्बल IQ बोलते हैं, एक परफॉर्मेंस होता है, और तीसरा सोशल IQ होता है। तो उन सब का एवरेज देखते हैं तो वो किस तरह का है, तो उसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं कि माइल्ड मेंटल जो उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो नहीं, अगर उसका 50 से 70 के बीच में तो यूजुअली हम कहते हैं माइल्ड है। अगर 35 से 49 या 50 तक है तो वो मॉडरेट है, मॉडरेट डिसेबिलिटी है उसमें। अगर उससे कम है तो फिर सीवियर है, और 20 से नीचे प्रोफाउंड डिसेबिलिटी है। तो अगर कम डिसेबिलिटी है तो उसके हिसाब से उसको उसके साथ जो व्यवहार होगा वो उसके हिसाब से होगा, उसकी स्टिमुलेशन अलग होगी, उसके जो पेरेंट्स अभिभावकों को जो और करना होगा वो अलग तरीके से डील करना होगा। तो ये कई स्टेजेस में अलग अलग तरह से हम देखते हैं, इंटेलिजेंस की स्टेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। दर्शकों, आज की बात विशेष कार्यक्रम में आज बात हो रही है बाल विकास में मनोविज्ञान का महत्व, और मनोविज्ञान के महत्व के तहत ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके विकास में, चाहे वो बौद्धिक क्षमता को हो, मनोभावनात्मक क्षमता का हो या फिर सर्वांगीण विकास का हो, उन सभी पहलुओं को हम समझ रहे हैं विशेषज्ञ की मौजूदगी में। सर, IQ और EQ अगर दोनों को अगर हम समझें और बैलेंस वे में, अभिभावक के तौर पर हर माता पिता की इच्छा है कि बौद्धिक क्षमता भी उतनी ही रहे और भावनात्मक जो क्षमता है वो डिपेंडेंसी ना बनी रहे, वो समतुल्य चलती रहे, बराबरी में चलती रहे। इसके लिए अभिभावक किस दिशा में कार्य कर सकते हैं? जी, यूजुअली देखा गया कि जैसे IQ तो जिसमें हम इंटेलेक्ट देखते हैं, उसके साथ साथ जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसकी भी आजकल काफ़ी बात होती है। 1990 के बाद ये काफ़ी होने लगी है बात। और इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं कि दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते हैं, जिसमें कहते हैं इमोशंस एंड फीलिंग की अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसमें बच्चे में। तो वो कभी कभी क्या होता है, बच्चा इंटेलिजेंट तो होता है लेकिन उसकी इमोशनल कभी कभी हो सकता है कि उसके मुताबिक ना हो। तो बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल जो देखना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें उसकी सोशल रिलेशनशिप कैसी है, सोशलाइजेशन कितनी है, और वो दूसरों के इमोशंस को कितना समझता है, उसकी रिलेशन बनाने की कैपेसिटी कितनी है, तो वो भी समझना इम्पोर्टेंट है। और उसको भी इनकलकेट करना ज़रूरी, मीन्स उसको जो अभिभावक हैं वो उसको मतलब डेवलप भी कर सकते हैं, यानी कि उसका विकास बच्चों में कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़रिए उनको जैसे उनको जो है सोशलाइज करने का मौका देना, बच्चों को कभी कभी उनको जैसे उनको जिम्मेदारी देना और दूसरों के साथ रखना, तो उससे वो सोशल जो उनका जो इमोशनल कोशेंट है वो बढ़ जाता है। तो उसको एनवायरमेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अभिभावक डेफिनेटली, क्योंकि अगर
सर्वांगीण विकास में उसकी भी उतना ही महत्व है जितना IQ का, उतना ही EQ का भी है। क्योंकि अगर आपने बाद में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए दोनों चीज़ों का बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। लॉन्ग टर्म सक्सेस, लंबे समय की जो सफलता है उसके लिए प्रयास अभी से करने होंगे, और ये प्रयास अभिभावकों, अध्यापकों के तौर पर और बच्चों के संपर्क में जो भी आ रहे हैं उन्हें ज़रूर एक जिम्मेदारी से समझने होंगे। सर्वांगीण विकास के तहत हमने IQ की बात कर ली, EQ की बात कर ली, सर और कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है सभी के लिए? जी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो विकास में इम्पॉर्टेंट होते हैं, बाल विकास में, जैसे एक तो जेनेटिक बताया मैंने, फिर टेम्परामेंटल बताया। तो यूजली क्या होता है कि अगर बच्चे का टेम्परामेंट देखते हुए अभिभावकों को समझना पड़ता है, कभी कभी उसी टेम्परामेंट के साथ जो बच्चों को साथ साथ चलना पड़ता है, एक्सेप्ट करते हुए। कभी कभी कुछ बच्चों में हो सकता है उतनी अटेंशन कंसंट्रेशन की कमी हो, तो वो उसको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें इसमें हैं, तो उसके हिसाब से उनको अपना व्यवहार बदलना पड़ता है। तो हर बच्चे के लिए थोड़ा मतलब एक जैसा व्यवहार नहीं होना पड़ेगा। और सर्वांगीण विकास में दूसरी चीज़ें क्या है इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो मेडिकल हेल्थ है, जैसे बच्चा अगर जैसे एक तो इन यूट्रो भी होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन यूट्रो इन्फेक्शंस, वो भी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और बच्चा पैदा होने के बाद अगर वो क्रॉनिकली इल रहे कोई शारीरिक तौर पर, तो वो भी उसके दोनों चीज़ों पर, विकास पर उसके प्रभाव डालेगा। चाहे फॉर एग्जांपल थायराइड की कमी हो जाए या कोई और चीज़ें हो जाए, तो वो सारे पहलू देखना भी बहुत ज़रूरी है कि उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है और जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर की देखभाल है, क्योंकि जो बच्चे का विकास है वो वहीं से शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक तो मदर की फिज़िकल हेल्थ है और दूसरा उसकी इमोशनल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अगर इमोशनली मदर डिस्टर्ब रहती है तो ये देखा गया कि बच्चे के विकास पे उससे भी फ़र्क पड़ता है, ये वहीं से शुरू हो जाता है इन यूट्रो। अभी कुछ एक्सपोजर्स अगर इस तरह के हों, स्ट्रेस के, फिज़िकल प्रॉब्लम्स के, इन्फेक्शंस के, तो उससे भी बच्चे के विकास में फ़र्क पड़ता है। तो सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उनके जेनेटिक मेकअप को समझना ज़रूरी है, उनके टेम्परामेंट को समझना ज़रूरी, और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी, क्योंकि अगर फिज़िकल हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे तो भी बाल विकास जो है प्रभावित होता है। जी डॉक्टर दिनेश, अमूमन ये कहा जाता है और समझ में भी यही आता है और सुनने में भी यही आता है कि जो आंखें हैं बच्चों का वही मन है। आंखें जो बच्चे ने देखा वो ग्रैब किया, वो सीखा और मन में ढाल लिया। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फ़ोन की उपलब्धता बच्चे के पास भी अब इतनी ज़्यादा मौजूद हो गई है कि हम देखें कि 1.5 वर्ष हो या फिर 2.5 मतलब छोटे बच्चों तक जो है अभिभावकों ने फ़ोन थमाना शुरू कर दिया है। सर इसके परिणाम कहें, दुष्प्रभाव कहें, क्योंकि आप मनोविशेषज्ञ हैं, आपके पास आपकी समझ क्या कहती है कि इसके प्रभाव क्या हैं और किस तरीके से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं? जी, जहाँ तक फ़ोन का संबंध है, छोटे बच्चों को यूजुअली अभी अमूमन देखा गया है कि कभी कभी पेरेंट्स जो है एक शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। जैसे बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो दे देते हैं, या बच्चा शरारतें कर रहा है, चलो थोड़ी देर के लिए वो उसमें उलझ जाएगा और हम थोड़े बचे रहेंगे। तो ये बहुत ही जो है एक चिंता का विषय है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि बच्चे के व्यवहार में फ़र्क पड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए तो वो उलझ जाता है, लेकिन उसके बाद जो उसके जो बिहेवियर है उसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा और जिसको कहते हैं कि इम्पेशेंस, इनअटेंशन, ये चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं। तो ये डेफिनेटली ऐसे भी देखने में आता है ऑब्जर्वेशन में, और इस पर रिसर्च भी हैं कि जो मोबाइल का अधिक यूज़ है, चाहे किस इवन दूसरी एज में भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ है तो वो जो है आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। और दोनों इसका वाइसी वर्सा इफेक्ट है। वाइसी वर्सा मीन्स कि जिन बच्चों को पहले से व्यवहार या जैसे डिप्रेशन है, वो अपना डिप्रेशन को कम करने के लिए कभी कभी इसके यूज़ में ज़्यादा लग जाते हैं, या जिनमें ज़्यादा यूज़ है उनमें डिप्रेशन एंग्जाइटी हो सकते हैं। तो इसका वाइसी वर्सा दोनों तरफ इफेक्ट है। तो डेफिनेटली हमारी तो यही सलाह रहती है कि इसके यूज़ को मिनिमाइज़ किया जाए और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिक समय के लिए किया जाए, ताकि
बहुत सारी व्यवहार की समस्याओं से बचा जा सके। जी डॉक्टर साहब, व्यवहार की समस्याओं का यहाँ पर जिक्र हुआ, टीन एजर्स के पास आना चाहेंगे। व्यवहार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। अभी हमने छोटे बच्चों को समझा, फ़ोन की उपलब्धता यदि उनके पास है तो क्या हो सकता है, और विकास के पथ पर अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, आयु के संदर्भ में समझे तो टीन एजर्स अभी उस समय से जूझ ही रहे हैं। तनाव हो, अवसाद हो, वो उनसे जूझ रहे हैं। क्योंकि कार्यक्रम के हम बहुत ही अंतिम पड़ाव पर पहुँच गए हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि टीन एजर्स वर्तमान समय में कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और अभिभावकों के तौर पर, अध्यापकों के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि उनकी चुनौतियों को समझें और उससे निपटें। जी, किशोरावस्था में आमतौर पर क्या होता है कि बच्चा एक ट्रांजिशन फेज में होता है कि वो एडल्ट की तरफ अपने को एक आइडेंटिफाई करने लगता है, उसका एक रहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो उस एज में यूजुअली क्या होता है कि वो उसके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत हो जाती है, मोबाइल है, दूसरी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो जाती है। और अभी क्योंकि मोबाइल फ़ोन बहुत इजीली उपलब्ध है और बहुत सारे लोग इतना सुपरवाइज भी नहीं करते हैं, तो बहुत तरह का कंटेंट है, तो कभी कभी एज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट भी आ जाता है जो कि उस उम्र के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, जो कि जल्दी, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि ये देखा गया है कि उनका जो मानसिक जो संरचना है उसमें जो कुछ एरियाज़ हैं जिनको हम बोलते हैं लॉजिकल ब्रेन, जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ होता है जितना कि एक वयस्क का होता है। तो उसकी वजह से उनके जो डिसीजन मेकिंग है और रेशनल थिंकिंग है वो वयस्क से कम होती है। तो उसमें चांसेस ये रहते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे नशे की वृत्ति या ये चीज़ों में जाने के, जिसको हम रिस्क टेकिंग बिहेवियर कहते हैं, वो उनके बढ़ सकते हैं इस उम्र में। तो इसलिए उनको इन चीज़ों से डेफिनेटली बचने की आवश्यकता, और अभिभावकों को इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर अभी जो है बहुत चांसेस रहते हैं कि वो गलत डिसीजन ले सकते हैं, नशे में जा सकते हैं और कैरियर समय दूसरी चीज़ों में भी गलत डिसीजन ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में समझे तो जो टीनेजर्स हैं वर्तमान में सबसे ज़्यादा इसी समस्या से जूझ रहे हैं। दर्शकों, डॉक्टर साहब सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन, सूचना और ज्ञान में बहुत भिन्नता है, और जहां पर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, बेशक माध्यम मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म्स है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जानकारियां एक अलग स्तर पर है और उनका ज्ञान होना एक अलग स्तर पर है, जो कि हमें अभी समझ आ रही है। डॉक्टर साहब जो हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और टीनेजर्स इसी वजह से जूझ भी रहे हैं क्योंकि ज्ञान, उस नॉलेज को उपयोग करने के लिए उस क्षमता में अभी नहीं है। तो अभिभावकों के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है, अध्यापकों के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है, जिससे अभी जो हमारा टीन एज वर्ग है वो जूझ रहा है। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। ऐसी कोई जानकारी जो कार्यक्रम के लिए बेहद ज़रूरी हो, जो छूट गई हो और हमारे दर्शकों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी हो? जी, मुख्य तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चा अलग है और हर बच्चे की एक विकास की पेस है, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं सोचना है कि अगर दूसरे का बच्चा ऐसा है, या जो आजकल स्पर्धा चली हुई है, तो उसके बेसिस पर आप अपने बच्चों को ओवर वो ना करें कि उसके ऊपर उसको प्रेशराइज ना करें। उसकी मोटिवेशन, उसकी प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करें और उसके हिसाब उसकी मनोस्थिति को समझते हुए आगे चलें, तभी उसका जो है अच्छा प्रॉपर विकास हो सकता है। और वो उसको आप एक सक्सेसफुल, यानी कि एक कह सकते हैं कि एक सफल अभिभावक के तौर पर हम रहेंगे, अध्यापक के तौर पर हम बच्चा भी सफल होगा और आप भी अपने बच्चे की पेरेंटिंग में सफल माने जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए। आज की बात के इस विशेष कार्यक्रम में हमारी कोशिश रही कि बाल विकास के जो महत्व है उसमें मनोविज्ञान की क्या भूमिका रह सकती है, इसे हम समझें, और मनोविज्ञान के तौर पर कैसे अभिभावक के तौर पर, अध्यापक के तौर पर हमारी भूमिका उन्हें बढ़ाने में रह सकती है। तो कुल मिलाकर जो बात हमें समझ यही आई है कि अपनाएं, आपका बच्चा जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, व्यवहार कुशलता में है, सबसे पहले तो उसे स्वीकार करें और फिर जिम्मेदारी के तौर पर अभिभावक की भूमिका में जो प्रयास किए जा सकते हैं वो हम ज़रूर सुनिश्चित करें। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप आए, आपने इतनी विशेष ज़रूरी जानकारी हमसे साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो दर्शकों, आज की बात के इस विशेष कार्यक्रम में उम्मीद है कि आप ज़रूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।